दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे हम क्लियर कर दे रहे हैं कि ये बहुत ही फैक्चुअल चैप्टर होगा। तो इसको आप लोग जब भी देखें, हो सकता है कुछ लोग कुछ ईयर बाद देखें, तो उसको एक बार डाटा को चेक कर लें। जैसे फ़िलहाल तो ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो 2.54 करोड़ के आसपास है, लेकिन जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार इसको चेक ज़रूर कर लें। और डेंसिटी इस समय 3 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। वहीं इंडिया में कितनी है? 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों की डेंसिटी में। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। ये हम लोगों का ऑस्ट्रेलिया का पार्ट 7 होगा और इसमें हम लोग वहाँ का पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और वहाँ पे रिलीजन की क्या स्थिति है, मतलब किस रिलीजन के कितने परसेंटेज वहाँ पे पॉपुलेशन है, ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें वहाँ पे लैंग्वेज से रिलेटेड। तो ये हम लोग अगर पूरा मिला के गए तो वहाँ पे पॉपुलेशन, रिलीजन एंड लैंग्वेज, इन 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों की स्टडी हम लोग आज करेंगे। वीडियो बहुत ही सिंपल होगा क्योंकि ये जो चीज़ है ये बिल्कुल रटने वाली है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीज़ नहीं है। तो सिंपल सी छोटी सी वीडियो होगी, आराम से इसको देखिएगा। और पॉपुलेशन में कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट वाली हैं, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग रिलीजन एंड लैंग्वेज को देखते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने एक कोरोप्लेथ टेक्निक से बनाया हुआ ये एक मैप है और इसमें इस फिगर में यहाँ पे शेड के माध्यम से मैंने दिखाया है। तो इसमें एक चीज़ तो हम यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दें कि इसमें जो क्वेश्चन आएगा मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में आपके, वो सिंपल आएगा कि पॉपुलेशन का बताइए डिस्ट्रीब्यूशन ऑस्ट्रेलिया में कैसे है। तो उसमें आपको यही करना रहेगा कि आप सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन देने के बाद आप ये जो 3 हेडलाइंस हैं, मैंने 3 में बांटा है। कहीं कहीं पे आपको ये अलग अलग बुक्स में किसी में 4 हेडिंग भी मिल सकती है, किसी में 5 हेडिंग भी मिल सकती है। तो वो चीज़ आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं। लेकिन मैंने जब जितनी भी इसमें स्टडी की तो इसको मैंने जनरलाइज करने का थोड़ा प्रयास किया और इजी तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो इसमें मैंने ज़्यादा हेडिंग्स नहीं बनाई हैं, 3 ही हेडिंग मैंने इसमें बनाई है। तो इन तीनों हेडिंग में आप आराम से 60 to 70 या 100 वर्ड्स तक लिख सकते हैं और एक आपका इंट्रोडक्शन। तो आराम से आप अगर कम कम भी लिखेंगे तो भी आपका 400 प्लस वर्ड्स का एक आंसर तैयार हो जाएगा। प्लस आपको ये फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा अपने आंसर में। अब ये फिगर कैसे ड्रॉ हुआ पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ये कोरोप्लेथ टेक्निक होती है जिसमें जब भी हमको ये क्वेश्चन कोरोप्लेथ का नेट जेआरएफ में भी कई बार आता है कि कोरोप्लेथ टेक्निक हम लोग कब यूज करते हैं, और अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हर तरह के इंडेक्स वाले मैप को हम लोग कोरोप्लेथ नहीं कहते हैं। जहां पर भी हम किसी शेडिंग के माध्यम से, जैसे यहाँ पे आप देखिए ब्लू कलर है, अब ये जो बिल्कुल किनारे का इलाका है जो डार्क ब्लू है वो दिखा रहा है सघन जनसंख्या के क्षेत्र को। उसके बाद थोड़ा हल्का ब्लू है वो मध्यम को दिखा रहा है, और ये बहुत ही हल्का ब्लू है। ज्यादातर तो ये व्हाइट टाइप का ही देखने में लग रहा है, लेकिन व्हाइट नहीं है, बहुत हल्का ब्लू है ये थर्ड वाला। ये बहुत ही अल्प व अत्यल्प, मतलब बिल्कुल विरल जो पॉपुलेशन के एरियाज हैं उनको दिखा रहा है। तो इसमें हम देखिए अधिक से कम की ओर जा रहे हैं। तो ये हमारा शेड है। अब अगर इसमें हम और करते 5-6 और करते तो ये और हल्का होता जाता। तो ये होता है आपका कोरोप्लेथ मैप। ये इसमें 2 टेक्निक्स होती हैं, या तो हम शेड का यूज करें और या तो हम फिर डॉट का यूज कर सकते हैं। डॉट में हम ये करते हैं कि जो हमको जहां पर सघनता दिखानी होती है वहां पे हम नजदीक नजदीक डॉट लगाते हैं। जैसे जैसे हम विरलता की ओर जाते हैं तो डॉट्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बढ़ता जाता है। लेकिन डॉट मेथड ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है, जो शेडिंग मेथड होता है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो ये कोरोप्लेथ मेथड होता है और बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट टेक्निक है। नॉर्मल मैप में और कोरोप्लेथ में क्या डिफरेंस होता है इसको देख लीजिए एक बार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपको याद होगा हम लोगों ने वेजिटेशन में
यही वाला फिगर यूज किया था। तो इसमें देखिए हम किसी घटते या बढ़ते क्रम की बात नहीं कर रहे हैं, हमने बस ये दिखा दिया कि उष्ण मानसूनी ये है, शीतोष्ण मानसूनी ये है, शीतोष्ण घास प्रदेश यहाँ पे है, भूमध्य सागरीय यहाँ और यहाँ है। तो हम केवल यहाँ पे जो शेड्स हैं उसकी लोकेशन बता रहे हैं, शेड हमको और कुछ भी जानकारी नहीं दे रहे हैं। ठीक, केवल लोकेशन बता रहा है ये शेड हमको कि जैसे फर्स्ट वाला जो कलर है वो यहाँ पे है तो ये ईस्ट मानसूनी एरिया हो जाएगा, फिफ्थ वाला है तो ये यहाँ पे हो जाएगा तस्मानिया और ये विक्टोरिया के पास। तो ये नॉर्मल जो शेडिंग वाला मैप होता है इसमें जस्ट हमको ये जो शेड्स हैं इन शेड्स की लोकेशन हमको यहाँ पे देखनी होती है। लेकिन ये जो हम लोग के कोरोप्लेथ वाले मैप्स होते हैं इसमें देखिए, इसमें ये लोकेशन तो बता ही रहा है, साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि ये डार्क है तो ये हाईली पॉपुलेटेड है, उसके बाद थोड़ा सा लो डार्क है, उसकी डार्कनेस लो होती जा रही है, फिर धीरे धीरे लाइट होता जा रहा है। तो वो सिंपल केवल लोकेशन बता रहा था, लेकिन ये लोकेशन भी बता रहा है साथ ही साथ और भी बातें बता रहा है। तो जनरली जब भी हमको किसी चीज को अधिक से कम की ओर दिखाना होता है, किसी चीज की डेंसिटी इत्यादि को, तो हम लोग कोरोप्लेथ का यूज करते हैं और इसका यूज बहुत जगह हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमको ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है और हमको दिखाना है कि किस एरिया में इंडस्ट्रीज का कैसा कॉन्सेंट्रेशन है, तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। अधिक से कम की ओर हम दिखा देंगे किस एरिया में चर्च का कैसा कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप हमने बना दिया, अब हमको बताना है कि टेम्पल्स का कैसा कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम कोरोप्लेथ का यूज कर सकते हैं कि हम दिखाएंगे कि अधिक से कम की ओर, कि इस हिस्से में अधिक कंसंट्रेशन है टेम्पल्स का, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये बस मैं आपको एग्जांपल बता रहा था कि नॉर्मल हम लोग कब यूज करते हैं, इंडेक्स बना के जस्ट कलर कर देते हैं तो वहां पे, और एक चीज और है वहां पे हम अलग अलग कलर्स यूज करते हैं, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम अलग अलग कलर्स नहीं यूज कर सकते, यहाँ पे हम एक ही कलर यूज करेंगे, बस उस कलर का जो शेड होगा वो अधिक से कम की ओर होता जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कलर वाला पॉइंट। वहां हमने अलग अलग कलर्स यूज किए, यहाँ पे हम कलर्स का शेड धीरे धीरे डाउन कर रहे हैं, और वो जो शेड डाउन हो रहा है वो कुछ ना कुछ उसकी मीनिंग है। तो ये तो बात हो गई कोरोप्लेथ मेथड की, कोरोप्लेथ टेक्निक की। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने रिलीफ पढ़ लिया है, वेजिटेशन पढ़ लिया और क्लाइमेट पढ़ लिया। पूरी तरीके से हम लोग को ऑस्ट्रेलिया के बारे में डीप नॉलेज हो गई है कि ये हिस्सा यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इधर पूरा वेस्टर्न डिजर्ट एरिया है, यहीं पे पूरा हम लोग का मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश है, मरुस्थलीय वनस्पति यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। यहाँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उतना डिजर्ट नहीं है, इधर भूमध्य सागरीय वनस्पति है। तो कुल मिला के अगर हम ज्यादा किताबी बात ना करें, थोड़ा मोटे तौर पे अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी इलाका है इधर का, ये टोटली डिजर्ट है। थोड़ा सा पश्चिम में जो दक्षिण का यहाँ का थोड़ा सा हिस्सा है ये थोड़ा ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बेस्ट इलाका है वो ऑस्ट्रेलिया का कोस्टल इलाका, ईस्ट का जो कोस्ट है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे इधर से हवाएं आती हैं और यहाँ पे काफी रेनफॉल होती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। अब आप देखिए कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने वहां पे पढ़े हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। यहाँ पे काफी रेनफॉल होती है। और एक चीज हम लोग रिलीफ में पढ़ भी चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया में अगर हम ऑस्ट्रेलिया का मैप देखेंगे गूगल मैप्स पे या कहीं पर भी, तो हम एक चीज ये पाएंगे कि ग्रीनरी हमको केवल कोस्टल एरिया में ही ज्यादा देखने को मिलती है, बाकी तो पूरा हमको बिल्कुल डिजर्ट ही देखने को मिलता है। तो ऑस्ट्रेलिया का कोस्टल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए जो ऑस्ट्रेलिया की इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, जो पॉपुलेशन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट है, फेमस है कह सकते हैं। और स्पेशली जो भी लोग क्रिकेट देखते हैं तो वो इन सिटीज को जरूर जानते होंगे। पर्थ आपका हो गया, एडिलेड, इधर तस्मानिया की कैपिटल होबार्ट, मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी हो गया, न्यू कैसल, गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन और रॉकहैम्पटन। ये जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट सिटीज हैं ये सारे के सारे कोस्टल इलाके में ही हैं। इधर बस आपका कालगुडली कुलगार्डी, यहाँ पे दो खाने हैं, अगर आप इन दो खानों को छोड़ दीजिए माइंस को, तो आपको कोई भी इम्पोर्टेंट सिटी यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। एक यहाँ पे डार्विन है,
ऊपर नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल। तो ये तो इम्पोर्टेंस है ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल एरिया का, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो कोस्टल एरिया है, एक तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो सुटेबल है, कोस्टल एरिया है, तो इसीलिए लोग उन्हीं एरियाज को हम कह सकते हैं ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में मेनली हम लोग 3 तरह के ज़ोन्स में बाँट सकते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन देखें। ये जहाँ पे जो एरिया मैक्सिमम रेनफॉल प्राप्त कर रहा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के कारण, ये ईस्ट का जो कोस्ट है, सीधा यहाँ पे कोरल सी है, इधर तस्मान सी है, पूरा मेनली पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है। तो ये बिल्कुल जो लगा हुआ है ओशन से, ये इलाका सबसे इम्पोर्टेंट है पॉपुलेशन की दृष्टि से। और बड़े बड़े शहर मेलबर्न, कैनबरा, सिडनी, न्यूकासल, गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन, रॉकहैम्पटन, जितने भी हमारे ये सारे इम्पोर्टेंट सिटीज हैं, और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये मेजर सिटीज हैं, ये सारे आपको इसी कोस्टल एरिया में यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और उसका जो सिंपल रीजन है वो है यहाँ पे होने वाली रेनफॉल, काफी अच्छी रेनफॉल होती है। और रिलीफ फीचर की दृष्टि से देखें तो कोई यहाँ पे सिंपल कोस्टल प्लेन है, कोई ऐसा रिलीफ फीचर नहीं है कि जिससे लोगों को प्रॉब्लम्स हो। तो इस वजह से ये जो कोस्टल इलाका है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए ये हो जाएगा आपका काफ़ी डेंस पॉपुलेशन का एरिया, सघन जनसंख्या का क्षेत्र। तो क्यों क्यों वहाँ पे पॉपुलेशन अधिक है ये भी आपको पता है। और ये एरिया रिवर्स का भी है, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, हालांकि रिवर्स तो और भी जगहों पे हैं, लेकिन इधर की रिवर्स छोटी छोटी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जो ये वाला हिस्सा है ये रिवर्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मरे, डार्लिंग, मुरुम्बिट्जी, लाचलान, जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलियन रिवर्स हैं वो सारी इसी हिस्से में उनका प्रवाह होता है। तो इसलिए ये जो फर्स्ट पेटी हो गई ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन की दृष्टि से। इसके बाद नंबर आता है सेकंड पेटी का, जो कि मध्यम है। बिल्कुल कोस्टल एरिया में तो बहुत ही हाई पॉपुलेशन है, धीरे धीरे जब हम उस एरिया से दूर होते जाएंगे, क्योंकि अब हमको ऑस्ट्रेलिया में एक बात पे ध्यान देना है, अगर वो चीज हमको पता है तो हम हमेशा कॉन्सेप्ट्स में क्लियर रहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में जो रेनफॉल है वो ईस्ट से जब हम वेस्ट की ओर बढ़ते हैं, मतलब इधर से इधर की ओर बढ़ते हैं, तो वो रेनफॉल हमें कम देखने को मिलती है, रेनफॉल कम होती जाती है, क्योंकि मैक्सिमम रेनफॉल तो इसी कोस्टल एरिया पे हो जाती है, और जो थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है वो यहाँ पे होती है, फिर धीरे धीरे वो रेनफॉल कम होती जाती है। तो सेकंड जो पेटी होती है हमारी, ये जस्ट इस सघन जनसंख्या की पेटी या उस रीजन के जस्ट बाद का जो इलाका है, इसकी भी विशेषताएं सारी सघन वाली ही होती हैं, लेकिन थोड़ा सा ये उससे कम पॉपुलेटेड है। तो ये हो जाता है आपका सेकंड वाला। और सघन वाला थोड़ा सा आपका यहाँ पर्थ में भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हमको भूमध्य सागरीय जलवायु वाला ये एरिया है, और पर्थ वैसे भी इम्पोर्टेंट है, कोस्टल है, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का ये एकमात्र बहुत ही बड़ा शहर और इम्पोर्टेंट शहर है। तो कुल मिला के अगर हम सघन और मध्यम वालों को एक में समझ लें, तो ये हिस्सा, 2 हिस्से यहाँ पे, और ये ऊपर और नीचे का ये पार्ट, जहां जहां पे आपको ब्लू देखने को मिल रहा है। डार्क ब्लू तो केवल यहाँ पे है और यहाँ पे है, और थोड़ा हल्का ब्लू यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ नीचे और ऊपर है। तो इतने क्षेत्रों में सघन और मध्यम को हम एक ही में अगर कंबाइन कर लें, तो इतने क्षेत्रों में काफी, अगर हम थर्ड वाले की अपेक्षा काफी अच्छी स्थिति है, काफी पॉपुलेटेड है, और उसमें भी जो टोटल बिल्कुल कोस्ट के पास वाला इलाका है वो तो बिल्कुल सघन जनसंख्या का क्षेत्र है। सेकंड वाला थोड़ा सा उससे कम है, और इसका रीजन यही है कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ का जो क्लाइमेट रीजन है, यहाँ का कह सकते हैं जो यहाँ की परिस्थितियां हैं वो रहने के लिए अनुकूल हैं, इसीलिए जो बड़े बड़े शहर हैं वो इन्हीं एरियाज में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो अल्प व अत्यल्प, जो बिल्कुल कह सकते हैं कम या विरल जनसंख्या का जो एरिया है, वो हम लोग का पूरा ये डिजर्ट एरिया,
जो वेस्ट ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा डिजर्ट है, क्योंकि हम लोग को पता है यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, सैंडी डिजर्ट, गिब्सन डिजर्ट है, तो ये पूरा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट, लेकिन उस वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट में भी अलग अलग जगह उसका अलग अलग नामकरण किया गया है। यहाँ पे डिजर्ट भी हैं, यहाँ पे कुछ पठारी रेंजेस भी हैं, छोटी हैं, बहुत ऊंची रेंजेस नहीं है, और बहुत सारे प्लेटो एरियाज भी हैं। तो यहाँ पे जो रेंजेस हैं, प्लेटोज हैं, डिजर्ट्स हैं, इस वजह से ये एरिया बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं है। और वेजिटेशन कैसी है, यहाँ पे वेजिटेशन भी अच्छी नहीं है, डिजर्ट वाली वेजिटेशन हम लोगों ने देखा था, कीकर, बबूल, खेजड़ी, कैक्टस, ये सारा वेजिटेशन है। सॉइल भी यहाँ की अच्छी नहीं है, क्योंकि अच्छी जहाँ अच्छी सॉइल होगी वहीं पर अच्छा जो है एग्रीकल्चर होगा। तो ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर भी इसी एरिया में काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल अच्छी होती है, डाउन्स रीजन है यहाँ पे। तो ना तो यहाँ पे बहुत अच्छी एग्रीकल्चर हो रही है, उसका रीज़न यहाँ पे ये है क्योंकि यहाँ पे अच्छी सॉइल नहीं है। सॉइल आपकी कौन सी मिलेगी यहाँ पे, डिजर्ट वाली सॉइल मिलेगी, क्योंकि पूरा का पूरा डिजर्ट है। और डिजर्ट क्यों बना है, क्योंकि हमको पता है कि एक तो कोल्ड करंट, ऊपर से मैक्सिमम रेनफॉल यहीं पे हो जाती है। ये एरिया रेनफॉल प्राप्त कर ही नहीं पाता है और ये एरिया सूखा रह जाता है। इस वजह से यहाँ पे डिजर्ट का डेवलपमेंट हुआ। और सिंपल सी बात है, अगर डिजर्ट का डेवलपमेंट हुआ है तो यही रीजन है कि या ये पॉपुलेशन में काफी पीछे है। ऑस्ट्रेलिया में जो भी डेवलपमेंट हुए वो इन्हीं आपके कोस्टल रीजन में ज्यादा हुए हैं, इसीलिए तो बड़े बड़े शहर हम लोग को यहाँ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ शहर हैं, जैसे यहाँ पे जो केप यार्क प्रायद्वीप है, ये अर्नहेम लैंड है, किम्बरले का प्लेटो है, यहाँ कालगोली और कूलगार्डी की खाने हैं। ये बेसिकली बड़े शहर उतने तो, मतलब पॉपुलेशन की दृष्टि से तो ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मिनरल्स की दृष्टि से ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यद्यपि ये एरिया है तो डिजर्ट, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो डिजर्ट वाले इलाके हैं ये मिनरल्स के लिए, खनिजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जब हम लोग खनिज पढ़ेंगे तो देखेंगे वहां पे। तो ये जो आपके तीनों बेल्ट्स हो गई, तीनों जो पेटियां हो गई, इन सभी के बारे में तो आप, मुझे लग रहा है, आसानी से ठीक ठाक मैटर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ये वाला जो पूरा टॉपिक है ये कहानी की तरह आपको अपने से ही लिखना पड़ेगा, बस आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए और आप आसानी से इसको बता सकते हैं। अगर हम लोग पॉपुलेशन की डेंसिटी की बात करें तो वैसे तो ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 3 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर लगभग है इस वक्त। और यहाँ पे जो इसका जो बिल्कुल सघन जनसंख्या वाला एरिया है, इसमें बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे 100 से ऊपर है। मतलब ओवरऑल पूरी कंट्री की तो 3 है, लेकिन ये जहाँ पे हाईली पॉपुलेटेड पॉपुलेटेड है, जहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज है, क्लाइमेट कंडीशंस सुटेबल हैं, वहाँ वहाँ कहीं कहीं पे 40 to 100 या 100 प्लस भी हम लोग को पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। और मध्यम वाले में हमको जनरली 20 to 40 यही हम लोगों को पॉपुलेशन की डेंसिटी देखने को मिलती है। और ये जो थर्ड वाला है यहाँ डेंसिटी बहुत कम है, यहाँ 2 से 20 या नहीं कहीं कहीं तो 2 से भी नीचे हम लोगों को पॉपुलेशन की डेंसिटी देखने को मिलती है। तो जो हाईली पॉपुलेटेड है वहां पे क्या हो जाएगी डेंसिटी, कहीं तो 40 to 100 है, नहीं तो 100 से भी ऊपर है कहीं कहीं पे। मीडियम वाले में 20 to 40 लगभग। और इसमें जो बिल्कुल ही लो या लो डेंस है पॉपुलेशन में, डेजर्ट एरिया है, वहाँ 2 से 20 या कहीं कहीं पे 2 से भी कम है। तो बिल्कुल ही स्थिति अच्छी नहीं है पॉपुलेशन की दृष्टि से इस क्षेत्र की। जहाँ पर थोड़ी सी है वहाँ पे वही एरियाज हैं, जैसे कहीं पे माइन है तो माइन है वहाँ पे तो थोड़ा बहुत तो सेटलमेंट बन ही जाएगा, तो उन एरियाज में थोड़ी बहुत होगी। और बाकी जहाँ माइन भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो तो बिल्कुल खाली है। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा डेंसिटी वाला भी देख लिया और प्लस सिंपल कॉन्सेप्ट भी समझ लिया हम लोगों ने। तो ये तो बात हो गई ऑस्ट्रेलिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और ये इंपॉर्टेंट सिटीज है। और आगे अब हम लोग थोड़ा सा कुछ फैक्चुअल चीजें देख लेते हैं और उस फैक्चुअल चीजों में
जो भी इंपॉर्टेंट लगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा उन चीज़ों को, क्योंकि लैंग्वेज एंड रिलीजन भी इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया का। और जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आप, हालांकि पूछा जा रहा है पॉपुलेशन के लिए, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूशन में बताने के साथ ही साथ अगर अपने आंसर में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कुछ वर्ड्स रिलीजन एंड लैंग्वेज का भी अगर ऐड कर देंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि वो जो दो टॉपिक्स हैं, रिलीजन एंड पॉपुलेशन, वो कहीं ना कहीं, जो रिलीजन है वो भी पॉपुलेशन से रिलेटेड है और जो लैंग्वेज है वो भी पॉपुलेशन से ही रिलेट कर रहा है। तो ये जो दो अदर टॉपिक्स हैं वो भी हम लोग पॉपुलेशन में इंक्लूड करके ही इसीलिए पढ़ रहे हैं, जिससे कि आंसर लिखते समय उसको भी आप थोड़ा सा ऐड कर सके कहीं ना कहीं। तो ये तो हो गया पार्ट एक। अब इसी लेक्चर में हम लोग अगले हिस्से में पढ़ते हैं और कुछ चीज़ें देखेंगे, पहले फैक्चुअल, फिर हम लोग लैंग्वेज एंड जो रिलीजन है उन चीज़ों को देखेंगे। चलिए अब हम लोग थोड़ा रिलीजन वाले टॉपिक को भी देख लेते हैं। इसमें देखिए, ये चीज़ तो हम लोग बिना किताब पढ़े भी जानते हैं कि ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों को जो क्रिश्चियनिटी है वही देखने को मिलती है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रोमन कैथोलिक, एंग्लिकैनिज्म, जो कि ये भी एक ब्रांच है क्रिश्चियनिटी की, और अदर क्रिश्चियन 22.6%, 13.3% और 16.3%। तो लगभग 40 से 50% तो ये तीन अकेले कवर कर रहे हैं। तो अगर ये है तो तीनों क्रिश्चियन का ही पार्ट, तो इससे एक चीज़ ये क्लियर हो रही है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में 50% जो है लगभग अप्रॉक्सीमेटली वो क्रिश्चियनिटी कवर कर रही है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज जिनका नो रिलीजन है, कुछ लोग प्रकृति पूजक होते हैं, किसी धर्म को नहीं मानते, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ये देखने को मिलता है, वो 30% है। इस्लाम का परसेंटेज बहुत कम है, ग्रीन कलर से दिखाया गया है, 2.6%। बुद्धिज़्म भी बहुत कम है, 2.4%। और हिंदू लोग भी कुछ बसे हुए हैं वहाँ पे जाके, 1.9%। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब मैचेस होते हैं तो इंडियंस जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो काफ़ी जाते हैं वहाँ पे मैचेस देखने। और अदर रिलीजन, जो अदर, क्योंकि रिलीजन्स तो बहुत हैं, छोटे छोटे रिलीजन हैं, बहुत के बारे में हमको पता भी नहीं है, हम लोग तो सिर्फ उन्हीं धर्मों को जानते हैं जो फेमस हैं, तो वो 1.7%। और 9.6% ऐसा है जिनके बारे में अभी ज़्यादा नॉलेज या ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा एक फिगर है, इसमें बहुत अच्छे से ईजी तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है कि रिलीजन की जो है वो क्या स्थिति, क्रिश्चियन की क्या कंडीशन है, इस्लाम का परसेंटेज वही बताया गया है इसमें। तो बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप लोग याद रख सकते हैं इसको। और इसको एग्ज़ाम में क्वेश्चन, वैसे रिलीजन पे अलग से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, जनरली क्वेश्चन जब भी आता है तो वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का ही आता है। लेकिन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के आंसर में अगर उसका आप कहीं पे कंक्लूज़न लिख रहे हैं या इंट्रोडक्शन कहीं दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत 1-2 लाइन ऐड कर सकते हैं, और अगर बाई चांस कहीं पे ज़रूरत पड़ गई तो और अच्छे से भी ऐड कर सकते हैं इसको। बाकी रिलीजन के बारे में हम लोगों को इससे ज़्यादा नहीं जानना, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोगों को बस एक पूरा होल नॉलेज होनी चाहिए, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बस एक ऊपर ऊपर एक कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए किसी कॉन्टिनेंट के बारे में। तो ये बात हो गई रिलीजन की, धर्म की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं लैंग्वेज के लिए। ये पैराग्राफ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पैराग्राफ खैर काफ़ी लंबा था ये, लेकिन जो इसका नीचे का हिस्सा था वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था हम लोगों के लिए, चीज़ें बहुत लिखी हुई थी। लेकिन इसमें देखिएगा कि 2016 का जो सेंसस है उसमें इंग्लिश सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, क्योंकि क्रिश्चियन लोग रह रहे हैं, 50% लगभग क्रिश्चियंस हैं, तो सिंपल सी बात है कि इंग्लिश इम्पोर्टेंट होगी। तो लगभग 72.7% जो इम्पोर्टेंस है, जो वहाँ पे लोग बोल रहे हैं, वो इंग्लिश। द नेक्स्ट मोस्ट कॉमन लैंग्वेज स्पोकन जो है इसमें मंदारिन है, अरेबिक है, कैंटोनीज़ है, वियतनामीज़ है, इटालियन है। तो बहुत ढेर सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन और उतना हम लोग को जानना भी नहीं है। मेन जो यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट जो लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, जो कि सिंपल सी बात है कि क्रिश्चियंस लोगों के होने की वजह से इंग्लिश का वहाँ पे हम लोगों को डोमिनेंस देखने को मिलता है। तो ये बात हो गई दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑस्ट्रेलिया में लैंग्वेज की क्या स्थिति है और रिलीजन का क्या परसेंटेज है, क्या वहाँ पे स्थितियाँ हैं।
तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हुआ ऑस्ट्रेलिया का। अब हम लोग आगे ऑस्ट्रेलिया में ही कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे। अब तो ज़्यादा चीज़ें बची नहीं हैं, अब केवल कुछ मिनरल्स की बातें करेंगे, कृषि को देखेंगे और समय समय पे ऑस्ट्रेलिया की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। बीच में वर्ल्ड जियोग्राफी भी मिलेगी और थॉट, जियोमॉर्फोलॉजी, जो अदर हमारे सेक्शंस हैं उसके भी वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और जब हम लोग का ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग फिर किसी और कॉन्टिनेंट को पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल यहाँ पर इतना ही। अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा और इसको अपना नोट्स बना के अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।